सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th है, क्लास 10th द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है। इसमें हम लोग द्विघात समीकरण का परिचय, उसका पहचान और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का हम पहचान कैसे कर सकते हैं और उसका हम कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण के चर संख्या का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण के चर संख्या का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2x² - 7x + 6 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसके चर संख्या का अधिकतम घात कितना है? 2 है। ये होता है आधार। जैसे x के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम पढ़ते हैं x²। यहाँ घात कितना हो गया? 2 हो गया। आधार क्या है? x है। x जो है आधार है और 2 क्या है? घात है। तो जिस समीकरण में चर संख्या का घात कितना होता है? 2 होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर चर संख्या का घात 1 हो गया और यहाँ चर संख्या का घात 0 है। क्योंकि कोई भी अंक है, 6 का मतलब इसको लिख सकते हैं 6 × 1 = 6 × x के पावर 0, अर्थात 6 × x के पावर 0। तो यहाँ चर संख्या का घात कितना है? 0 है, अर्थात ये अचर पद हो गया 6। कोई भी अचर पद जो होता है उसका चर संख्या का घात 0 होता है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं 5x² - 6 = 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ भी x का घात कितना है? 2 है। चर संख्या का घात कितना है? 2 है। इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है। x² = 4। ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। x² = 4, ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? इसका विस्तारित रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² bx + c = 0। जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a = नॉट 0। b तथा c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप हो गया ax² bx + c = 0। जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, लेकिन a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि a का मान यदि 0 है तो x² का गुणांक 0 होने के कारण है x² खत्म हो जाएगा, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप और इसका परिभाषा। अब द्विघात समीकरण को हम लोग किस तरह से हम द्विघात समीकरण में देखिए 2 हल होता है। द्विघात समीकरण में कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। 2 हल होते हैं द्विघात समीकरण का। क्योंकि इसका घात 2 है, इसलिए इसका हल कितना होगा? 2 होगा। रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं? 1 होते हैं। त्रिघात समीकरण है तो उसका हल कितना होगा? 3 होगा। तो अब
देखिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांचना है कि दिया गया जो समीकरण है या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x - 3। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको जांचने के लिए सबसे पहले इसको सरल करेंगे, अर्थात इसको हल करेंगे। तो यहाँ a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ a बराबर कितना है x है और b बराबर कितना है 1 है। a बराबर x और b बराबर 1। इसको हम a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो होगा a² अर्थात x का स्क्वायर + 2ab 2 × x × 1 + b² अर्थात 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 1 है। बराबर में इसको 2 से x में गुना कर देंगे हो गया 2x और 2 से 3 में गुना बराबर -6। 2 से 3 में गुना हुआ -6 आ गया। या x² + 2 में x से गुना 2x + 1 का स्क्वायर बराबर 1 बराबर 2x - 6 है। इसको अगर साइड चेंज करते हैं तो जो प्लस में 2x है माइनस में आ गया, जो माइनस में 6 है प्लस में आ गया, बराबर में 0। या x² 2x से 2x कट गया, प्लस में माइनस में घट गया, 6 आगे कितना हो गया 7 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं कि दी गई जो समीकरण है इसका घात जो है 2 है। चर संख्या का घात कितना आया 2 आया, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है। लिखेंगे क्योंकि दी गई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका x का घात कितना है 2 है। यह x² + bx + c के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब इस दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो इसका हल हो जाएगा x² - 2x -2 से 3 में गुना करेंगे -6 और -2 से -x में प्लस 2x। सब का साइड चेंज करेंगे, ले आएंगे सबको लेफ्ट साइड में। x² - 2x माइनस में 6 है प्लस में आ गया, माइनस में 2x है प्लस में 2x है, माइनस में 2x आ गया, बराबर में 0। या x² - 2x - 2x कितना होगा -4x + 6 बराबर 0। जो सजातीय है उसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं चिन्ह के अनुसार। x² है, इसका कोई घात नहीं है तो x² लिखा गया। -2x है, फिर -2x है, दोनों सजातीय है क्योंकि दोनों में x है, इसका घात 1 है, अतः -4x हो गया + 6 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं दी गई द्विघात समीकरण, क्योंकि दी गई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। इसलिए एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब नंबर 3 है x - 2 × x + 1 बराबर
x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। या इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करने के इस दोनों में आपस में गुणा करना पड़ेगा और इस साइड भी दोनों आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए x से x में गुणा कितना होगा, एक्स स्क्वायर। x से 2 में गुणा, क्योंकि माइनस में 2 है इससे माइनस 2x होगा। 1 से x में गुणा करेंगे वो x हो जाएगा और 1 से 2 में गुणा करेंगे माइनस 2 बराबर में हो गया। x से x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 1 में तो हो गया माइनस x, और 3 से x में गुणा करेंगे प्लस 3x, 3 से 1 में गुणा हो गया माइनस 3। या इसका भी साइड चेंज करेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है, क्योंकि साइड चेंज करना पे माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 2x है प्लस x है, घट जाएगा तो होगा माइनस x, यहाँ हो गया माइनस 2 बराबर 3x में से x घटेगा कितना बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ हो गया माइनस x माइनस 2, माइनस में आ जाएगा 2x, प्लस में 2x है साइड चेंज करेंगे माइनस 2x। यहाँ 3 माइनस में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा बराबर में 0। या हो गया माइनस 2x और माइनस x कितना होगा माइनस 3x, 3 में से 2 घटेगा प्लस 1 बराबर में 0। तो यह क्या है, यह द्विघात संख्या नहीं है, क्योंकि इसके चर संख्या x का घात 1 है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका x का घात 2 नहीं आया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको जांच करना है। तो सबसे पहले इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में, a प्लस बी के होल क्यूब पर यह टूटेगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या था सूत्र, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का यही सूत्र है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर a बराबर तो x है और b बराबर कितना है 2 है। तो यहाँ हम तोड़ सकते हैं a क्यूब अर्थात x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a में x b स्क्वायर था 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b क्यूब अर्थात 2 का क्यूब बराबर, यहाँ 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे कितना होगा 2x क्यूब, 2x से 1 में गुना होगा कितना होगा माइनस 2x, या x क्यूब प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 12x प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 2x क्यूब, माइनस 2x है तो आ जाएगा प्लस 2x बराबर में क्या बचा 0। या जो सजातीय है वो आपस में घटेंगे या जुटेंगे। तो x क्यूब में से 2x स्क्वायर घट गया कितना बचा माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर
सिंगल है तो 6x² लिखा गया। 12x और 2x जुड़ जाएगा, 12 2 14x प्लस 8 बराबर में 0। तो दी गई जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें x का घात कितना है 3 है, चर संख्या x का घात कितना है 3 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। दिखाएगा क्योंकि दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के हल। यह जो दी गई समीकरण है यह द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको जांच करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल के ऊपर ही टूटेगा। तो a माइनस बी के होल के बराबर क्या होता है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ a माइनस बी के होल के बराबर a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो इसको हम तोड़ेंगे, इधर 10 के 10 लिखा जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ a बराबर x है, b बराबर 2 है, इसको a माइनस b के होल के ऊपर तोड़ेंगे। तो हो गया a³ अर्थात x का क्यूब माइनस 3ab² अर्थात 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3a² x³ माइनस हो जाएगा 3a² 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब। या अब इसको हल करेंगे तो देखते हैं x³ से x³ कट जाएगा, बचेगा यहाँ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर में 2 गुने 3 2 6x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 3 12x माइनस 2 के क्यूब 8 हो जाएगा। 2 के क्यूब कितना होगा 8 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर होता है 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा 8। अब सबको ले आएंगे एक साइड में, लेफ्ट साइड में सबको ले आएंगे एक ही तरफ। माइनस 4x² है माइनस x प्लस 1 माइनस में 6x² है तो प्लस में आ जाएगा 6x², प्लस में 12 है तो माइनस में आएगा 12x, माइनस 8 है तो प्लस में आएगा 8 बराबर में 0। या जो सजाती हैं वो आपस में जुट जाएंगे या घट जाएंगे, चिन्ह के अनुसार होगा। तो माइनस 4x² में 6x² घटेगा तो कितना बचेगा 2x², माइनस 12x और माइनस x कितना होगा माइनस 13x, प्लस हो जाएगा 8 है 9 बराबर में 0। तो दी गई जो समीकरण है यह एक द्विघात समीकरण, जो कि इसका x का घात कितना है 2 है, क्योंकि दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे।
तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अर्थात हमें सिर्फ द्विघात समीकरण इसको बनाना है। एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र का जो लंबाई है वह मीटर में चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाए कि माना कि क्योंकि जो भूखंड का लंबाई है चौड़ाई पर निर्भर है। भूखंड का लंबाई किस पर निर्भर है? चौड़ाई पर। क्योंकि जो भूखंड का लंबाई है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। अर्थात अगर चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई कितना है? यदि 5 मीटर, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? दुगना से एक अधिक, अर्थात 2 गुने 5 प्लस 1 अर्थात 11 मीटर। जो भूखंड का चौड़ाई है किस पर निर्भर करता है? चौड़ाई पर निर्भर करता है लंबाई। भूखंड का जो लंबाई है किस पर निर्भर करता है? चौड़ाई पर। अतः माना कि भूखंड के चौड़ाई बराबर x, भूखंड के चौड़ाई बराबर कितना मानेंगे? x। चौड़ाई बराबर x मीटर। तो प्रश्न से भूखंड का जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हो जाएगा प्रश्न से लंबाई बराबर 2 गुने चौड़ाई प्लस 1 अर्थात हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और दिया हुआ है पुनः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पुनः प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई कितना है? x बराबर हो गया 528। या इसको गुना कर लेंगे, x से 2x में गुना 2x स्क्वायर प्लस x से 1 में गुना x और 528 जो बराबर में है साइड चेंज करेंगे आ जाएगा माइनस में 528 बराबर में कितना बचेगा? 0। ये हो गया इसका आंसर। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, इसके लिए सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो माना कि क्रमागत है अर्थात क्रम से है। जब 2 संख्याएं क्रम से होती है तो उसमें 1 का अंतर होता है। अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी कितना होगा? 5 और 1 6। अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरा कितना होगा? 13। तो इस तरह से है, माने धनात्मक पूर्णांक जो है क्रमागत है और उसका गुणनफल दिया हुआ है 306। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? x।
तो दूसरी कितना होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, एक ज्यादा होगा अर्थात x+1 होगा। और प्रश्न से दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है, 306। तो एक धनात्मक पूर्णांक तो x है, दूसरा कितना है, x+1। तो ये क्रमागत है, एक का अंतर होता है, और दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है अर्थात x गुणे x+1 बराबर 306। या इसको गुना कर लेंगे, x में x से 1 में गुना x बराबर 306। या x² प्लस x है, ये 306 जो बराबर में, जब साइड चेंज करेंगे माइनस में आ जाएगा, -306 बराबर 0। यही हो गया इसका द्विघात समीकरण। इसका दूसरा का तीसरा है रोहन की माँ। रोहन की माँ उससे अर्थात रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु जो है वर्षों में, उनका गुणनफल आज के 3 साल पश्चात अर्थात 3 साल बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु को x वर्ष मानेंगे, क्योंकि उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26 हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x+26 वर्ष। और आज के 3 साल बाद पश्चात अर्थात बाद 3 साल बाद, तो किसी का भी आयु बढ़ जाएगा 3 साल, अतः रोहन की आयु हो जाएगा x+3 और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x+ जो 26 था उसमें 3 बढ़ जाएगा अर्थात x+29 वर्ष हो जाएगी। और दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। तो माना कि रोहन के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्न से रोहन के माँ की आयु कितना हो जाएगा, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 वर्ष। रोहन की माँ उससे अर्थात रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु जब हम x माने तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा x+26। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात अर्थात बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, रोहन की आयु कितना होगा, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x+3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x+26 + 3 बराबर x+29 वर्ष। x+29 वर्ष। अब कहता है कि प्रश्न से कहता है कि उनका गुणनफल 360 है। पुनः प्रश्न से x+3 इंटू x+29, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। रोहन की 3 साल बाद रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। इसका गुना कर लीजिए, x से x में गुना x² प्लस 3x प्लस 29 से x में गुना 29x प्लस 29 दिया 87
बराबर हो गया 360 या एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x प्लस 87 माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 3x और 29x 32x प्लस 87 माइनस में हो जाएगा 360 क्योंकि प्लस में है बराबर में 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में 87 घट गया 10 में 7 गया 3 बच गया 5 15 में से 8 गया 7 बच गया 2 माइनस 273 बराबर 0। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए रेलगाड़ी की जब स्पीड बढ़ेगा तो समय कम हो जाता है और जब स्पीड को कम करेंगे, चाल को कम करेंगे तो समय अधिक लगता है। हमें दूरी, चाल और समय के फॉर्मूला के आधार पर बनाना है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x है, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि दूरी दिया हुआ है कितना 480 किलोमीटर। दूरी कितना है, दूरी है 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। इसलिए समय बराबर दूरी बटे 4 अर्थात हो जाएगा 480 बटे x घंटा। समय हो गया 480 बटे x घंटा। अब कहता है कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती जब चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है अर्थात x माइनस 8 है और दूरी तो वही है 480 किलोमीटर पर घंटा। तब समय कितना हो जाएगा, तो समय दूरी बटे 4 अर्थात 480 बटे होगा x माइनस 8 घंटा। क्योंकि जो पहले समय था और अब समय, चाल कम करने के बाद समय क्या है, समय अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 घंटा अधिक हो गया। तो इसको हम लिखेंगे प्रश्न से पहले का समय और अब के समय में कितना के अंतर है, 3 घंटा था। 3 घंटा समय बढ़ गया। तो लिखेंगे प्रश्न से 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा अधिक समय लगता है। या इसका हम क्रॉस माइनस में इसको ले आते हैं। 480 बटे x माइनस 8 माइनस हो गया 480 बटे x बराबर हो जाएगा 3। या एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8 और x का, x माइनस 8 इंटू एक्स एलसीएम हो गया। x से 480 में गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा x, और x से 480 में हो जाएगा गुना 480 x माइनस 480 में x माइनस 8 से गुना होगा क्योंकि x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 8 आएगा। 480 में x माइनस 8 से गुना करेंगे, 480 में x से गुना करने पर होगा 480 x और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 480 गुने 8 बराबर में क्या बचेगा 3।
क्या क्या हो गया 480 एक्स कट गया, यहाँ गुना कर लेंगे 480 गुने 8 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 8x, या 3 से कट जाएगा 16 तिया 48 160 बार में, इनमें 8 से गुना करेंगे 0 पे 0, 8 6 48 के 8 में 4 8 4 1280 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, प्लस में है साइड चेंज करेंगे चला जाएगा माइनस में 1280 बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधि है, प्रत्येक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये तीनों विधि हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे हल होगा, द्विघात सूत्र से कैसे हल होता है, और पूर्ण वर्ग विधि